नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। कैसे हो बच्चों आप सभी। आज जैसा कि आप अपने इस क्लास के पहले ही पिक पे आप देख रहे हो कि जिन महान विभूति की यहाँ पिक है, तस्वीर है, उनका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। हेडिंग जैसा आप देख रहे हो, हमारी क्लास का आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें हमारे आदरणीय और प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान। वैसे तो बच्चों, हम हैं ही कौन उनके बारे में बताने वाले, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिनके पथ पर अनुकरण करते हुए पता नहीं कितने लोगों ने देश की आज़ादी में सांस लिया। और हम सौभाग्यवान हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं बच्चों कि इस आज़ाद देश में हमारा जन्म हुआ, और उनके पीछे सुभाष जी जैसे अनेकों महान देशभक्त व्यक्तित्व का योगदान है। अब जैसा हेडिंग आप देख रहे हो कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ जो क्लास है हमारी, वो सिर्फ इस बात से संबंधित नहीं है कि सुभाष जी का देश के योगदान में क्या, आज़ादी में क्या योगदान था, बल्कि हम यहाँ ये भी पढ़ेंगे कि सुभाष जी का व्यक्तिगत जीवन किन लोगों से प्रभावित था, कैसे उनको प्रेरणा मिली, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए। अब यहाँ एक शब्द है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। देखो, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो इंटरव्यू में भी परेशान कर सकते हैं आपको, मेंस में और प्री में भी। तो आपका फैक्ट और कंसेप्ट, क्योंकि यूपीएससी दोनों पॉइंट लेके चलता है, लेकिन फैक्ट डायरेक्ट कम, लेकिन स्टेटमेंट के रूप में बच्चों फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जब फैक्ट आपके याद होते हैं तो स्टेटमेंट आपकी आसान हो जाती है सिलेक्ट करना कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है और कौन सी रॉन्ग है। तो पहले ही हम इस हेडिंग से ही, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि इसमें हमारा जो पहला हेडिंग है राष्ट्रीय आंदोलन और भारत। अगर कोई आपसे पूछे, इंटरव्यू में भी आ जाए, क्योंकि आप व्यक्ति तो मान लो कोई व्यक्ति, कोई एस्पायरेंट यूपीएससी में बोले कि मैं सुभाष जी से प्रेरित हूँ, या किसी भी व्यक्ति से प्रेरित हूँ, या जीवन में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी में। इंटरव्यू तो काफ़ी एक वास्ट इंटरव्यू होता है। तो आपसे मान लो किसी ने बोल भी दिया कि मैं सुभाष चंद्र बोस जी मेरे आदर्श हैं, हालांकि कोई गांधी बोल सकता है, कोई नेहरू बोल सकता है, तो उसमें आपसे पूछ लें कि भारत का मतलब क्या है और राष्ट्र और देश के अंदर क्या डिफरेंस है। क्योंकि आप इतिहास की क्लास में जा रहे हो तो इतिहास में कला और संस्कृति भी आता है बच्चों, और जिस बच्चे को, जिस यूपीएससी के बच्चे को तैयारी करने वाले को ये नहीं पता कि भारत का और राष्ट्र और देश में क्या डिफरेंस है, तो वो थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह उठता है। चलो हम बता देते हैं। नॉर्मली हम सुनते आए हैं कि भारत का अर्थ है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उससे पहले ये आर्यव्रत माना जाता था। आर्य का अर्थ मतलब होता है श्रेष्ठ, जो कुलीन, कुलीन नहीं मतलब श्रेष्ठ हो, जो श्रेष्ठ का मतलब शारीरिक और मानसिक गुणों में श्रेष्ठ हो। अब यहाँ भा और रथ, भारत का मीनिंग है बच्चों जो दो शब्दों से बना है आपका, भा धन रथ, यानी कि भा प्लस रथ। ये भा प्लस रथ का मतलब क्या है? भा का मतलब है सूर्य का यहाँ पर्यायवाची है भास्कर, भानुदय, और रथ का मतलब है निरंतर और प्रकाश, यानी कि जिस धरा से निरंतर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित होता रहे, यानी कि लाइट ऑफ एनलाइटमेंट रेगुलरली डिस्क्लोज्ड बाय द अर्थ, उस जगह को हम क्या कहते हैं? भारत। यानी कि हमारे देश के शब्द का भी एक अर्थ है, यानी कि ऐसी धरती जहाँ से निरंतर ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ है, उसको भारत कहा गया है। तो भारत का मतलब ये है। लेकिन आपसे कोई पूछे भारत का अर्थ क्या है, तो आप भारत नाम बताने लगते हो कि भारत नाम कैसे पड़ा, तो वहाँ दोनों में डिफरेंस है। अब होता है राष्ट्र और देश। अब राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है पूरे देश। देखो, देश और राष्ट्र में क्या फर्क है? हम कंट्री और नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो वो एक उच्चारण चेंज हो जाएगा। अब ये तो इंग्लिश से हिंदी में आ गया है, हिंदी से इंग्लिश में, ऐसा नहीं होता। आपसे जब अर्थ पूछा जाए तो ये नहीं कि आप इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश कर दें, गलत है। आपको पूरा अर्थ बताना चाहिए। देखो, राष्ट्र का मतलब होता है जो देश सिर्फ एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं है,
देश का मतलब क्या है कि एक ज्योग्राफिकली जो यूनिट होती है, इकाई होती है, जिसकी एक बाउंड्री होती है, जिसमें एक निश्चित क्षेत्र होता है जो डिस्क्राइब होता है कि ये हमारा एरिया है, उसको भौगोलिक अर्थ में हम देश कहते हैं। लेकिन राष्ट्र सिर्फ भौगोलिक टुकड़ा या भौगोलिक इकाई नहीं होता। राष्ट्र का मतलब है प्राण, राष्ट्र का मतलब भावना, राष्ट्र का मतलब व्यक्तित्व, राष्ट्र का मतलब है फीलिंग्स। तो जहाँ आपकी मानसिकता आपकी भावना के साथ जुड़ जाती है कि ये मेरा भूमि का टुकड़ा है, मात्र नहीं, इसके लिए हम अपने प्राण भी दे देंगे, ये हमारी जान इसमें बसती है, जब ये भावना किसी भौगोलिक टुकड़े के साथ कनेक्ट हो जाती है, तब वो राष्ट्र आपका परिभाषित माना जाता है। तो इसका मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या सिर्फ भौगोलिक टुकड़ा नहीं है। हमारे देश जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर भी हमारे देश के लोग रहते थे, जिन्होंने क्रांतिकारी क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में योगदान दिया, देश के लिए कार्य किया, चाहे वो आपका कनाडा हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो। तो उन लोगों की भावना किससे जुड़ी हुई थी? भारत से। तो इसलिए राष्ट्र का मतलब होता है भावना, भौगोलिक टुकड़ा दोनों मिलाकर। जहां हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं तब वो देश बदल कर क्या बन जाता है? राष्ट्र बन जाता है। तो आइए अब हमारे टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी की क्लास है बच्चों, स्टेट पीसीएस का भी इसमें फायदा होगा जो बच्चा पढ़ता है। तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन क्यों कहते हैं, यानी कि जो राष्ट्र में व्यापक रूप से चला हो, पूरे देश में या पूरे राष्ट्र में जिस आंदोलन का एक महिमा मंडन रहा है या एक आवरण या एक ओरा रहा है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे डिवाइड करते हैं, जब एक थोड़ा सा इंट्रो हमने इसलिए लिया है कि सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जाने से पहले टॉपिक पे हमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए, फीडबैक पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन का मूवमेंट कैसे चला। नॉर्मली हम इसको दो भागों में बांटते हैं बच्चों, एक कांग्रेस की स्थापना से पहले और एक कांग्रेस की स्थापना के बाद। जो कांग्रेस की स्थापना से पहले है वो 1857 से लेकर 1885 तक का जो एक सफ़र है, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, द्वारका नाथ ठाकुर, इन लोगों का एक संस्था के रूप में जन चेतना फैलाने के लिए एक प्रयास शुरू हो चुका था। उसके बाद कांग्रेस आती है, जिसका 1885 से 1905 तक एक स्वभाव एप्लीकेशन लिख के, शांतिपूर्ण आवेदन करके, शांतिपूर्ण जुलूस निकाल के हम जो है अपनी जन चेतना को बढ़ा रहे थे। लेकिन 1905 से लेकर 1919 के बीच कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां, कुछ उग्र विचारधाराएं भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ती हैं, जिनमें भगत सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी षड्यंत्र केस, कुछ इस तरह देखते हो। लेकिन यहाँ पर एक चेंज आता है महात्मा गांधी के युग में 1915 से लेकर फिर और महात्मा गांधी का युग शुरू होता है जो लगभग 1947 तक चलता है। हालांकि 1934 में ही गांधी जी ने एक एक्टिव रूप में कांग्रेस को छोड़ दिया था, वो एक अलग इतिहास है। लेकिन इस दौरान अब सुभाष चंद्र बोस जी का क्या योगदान है, आज की क्लास में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनका योगदान सबसे पहले यही आता है कि खून के बदले आज़ादी। आज़ादी बलिदान मांगती है, रक्त मांगती है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि आपको अपना योगदान, जीवन, सर्वस्व त्याग देना पड़ेगा। आप खून के बदले आज़ादी का मतलब ये नहीं कि खून जबरदस्ती बहाओ, तरीके से देश के लिए बलिदान दो, देश की सेवा में समर्पण करो और अपनी जान की भी परवाह न करो। तो उन्होंने कब कहा, किस परिस्थिति में कहा खून के बदले आज़ादी? तो यहाँ हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फैक्ट भी हमारे कवर होते जाएं और कंसेप्ट भी हमारा कवर होता जाए कि कैसे कैसे सुभाष जी ने अपना कार्य किया। और ध्यान रखना, जब भी किसी व्यक्तित्व का हम अध्ययन करते हैं बच्चों यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में, तो हमें उसको दो पार्ट में बांटना पड़ता है। एक उनका पर्सनल लाइफ, जैसे एजुकेशन, बाल्यकाल और युवा काल में उनका क्या प्रभाव रहा, उनके जीवन के ऊपर किसकी छाप पड़ी, और दूसरा उनकी प्रोफेशनल, यानी कि जिस कार्य से वो जुड़े हैं उस कार्य में उन्होंने कितना अपना परफॉर्मेंस दिया। और हम तो कह ही रहे हैं कि हम इनके तो सदा आभारी रहेंगे। जो महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश के बलिदान दे दिया, हम सिर्फ उनका बखान कर सकते हैं, उनके जैसे हम नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो आत्माएं ही अलग कोटि की होती हैं। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, हम जैसे मैंने बताया कि इसमें देखेंगे हम कि जन्म और पारिवारिक जीवन इनका कैसा रहा, जिसमें इनमें इफेक्ट भी आएंगे, और इनके पारिवारिक जीवन के साथ साथ इनमें किसका इफेक्ट रहा। देखो, जब भी किसी व्यक्ति का विकास होता है तो हम जानते हैं बच्चों दो पॉइंट होते हैं, एक होता है जेनेटिक और डीएनए सिस्टम, यानी कि हमारा वंशानुगत प्रभाव, और एक होता है हमारा पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव में हमारा एक साइकिल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का,
एक इसमें इनर साइकिल होता है, एक एक्सटर्नल साइकिल होता है और एक आउटर साइकिल होता है। इनर में होता है हमारा परिवार, हमारे घर के रिश्तेदार, हमारे माता पिता, भाई बहन, और एक्सटर्नल में होता है हमारा समाज, हमारा पड़ोस, हमारा मित्र, और आउटर में होता है हमारा साहित्य कैसा है, हम किस आवरण में रहे हैं, कैसे हमारे मित्र रहे हैं अलग से बढ़कर। देखो एक बाल्यकाल के आपके मित्र अलग थे, युवा काल के आपके मित्र अलग हो जाते हैं, जब रिसर्च करते हो स्टडी करते हो तो मित्र अलग हो जाते हैं। उन सब का इफेक्ट होकर आपका जीवन में एक मेंटलिटी, एक आपकी सोच बनती है, वही आपका डेवलपमेंट होता है। तो जन्म और पारिवारिक जीवन में इनसे किसके जुड़े, किससे ये प्रभावित है वो देखते हैं, और सुभाष चंद्र जी का योगदान क्या है वो हम फिर उसके एक्टिव पार्ट उसका लाइफ का हम देखते हैं, सॉरी उनके लाइफ का हम एक्टिव पार्ट देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो टोक्यो कॉन्फ्रेंस, ये क्या है, जय हिंद का नारा किसने दिया, नेताजी के सचिव और दुभाषी कौन थे, नेताजी का शब्द प्रयोग किसने किया। कुछ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन नेट सामग्री इतनी है कि जहां बच्चे थोड़ा सा मिलते ही सोच लेते हैं यही ठीक होगा और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सारे कंफ्यूजन हम आज इस क्लास में दूर करेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि दोनों समुद्र में तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। ये दोनों कौन थे, थोड़ा सा तो इंटरेस्ट होना चाहिए क्लास में, थोड़ा सा एक आश्चर्य होना चाहिए, जिज्ञासा, क्रियोसिटी होनी चाहिए कि क्लास में आगे क्या होगा। तो इसलिए क्लास आपको पूरी देखनी है, लगभग 1.5 आवर की ये क्लास होगी जिसमें कंप्लीट डिटेल स्टडी हम सुभाष जी की करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा ब्लूप्रिंट था हमारी इस क्लास का कि इस क्लास में हम क्या क्या करेंगे। तो अभी तक हमने क्या बताया कि राष्ट्र का मतलब क्या है, भारत का मतलब क्या है, सुभाष जी और जैसे महान व्यक्तित्वों का योगदान एक ब्लूप्रिंट के रूप में, एक छाया के रूप में हमने प्रस्तुत किया है। तो चलो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा। देखो अब जो पर्सनल लाइफ शुरू होती है तो उसमें ये नेताजी सुभाष चंद्र कहते हैं कि मेरे जीवन में इन 3 महान लोगों का योगदान है। ये 3 महान कौन है, क्योंकि एक देखो ये लाइन लिखी हुई मैंने 22 अप्रैल 1921 को उन सचिव E.S. मॉन्टेस्क्यू, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, पूरा नहीं लिखा, थोड़ा सा सोचने का मैं मौका दूंगा। मन मन में आप सोचो, क्लास देखोगे तब उसके बाद, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है भाई, वहीं पर एक माहौल होता है जहां हम पूछ लेते हैं कि बताओ भाई ये कौन थे मॉन्टेस्क्यू और इनको क्या लिखा था सुभाष जी ने और कहाँ से लिखा था, तो वहाँ तो सारा एक साथ ही वाद विवाद हो जाता है। तो इसलिए मैं 1-2 मिनट के लिए आपको टाइम देता हूँ, तब तक मैं इनके बारे में बताता हूँ। दयानंद सरस्वती महान व्यक्तित्व, और दयानंद सरस्वती का छाप, और अरविंदो घोष जो 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस में जो माणिकतल्ला केस था बम विस्फोटन का, तो उसमें संबंधित ये महान क्रांतिकारी थे और इनके जीवन का प्रभाव सुभाष जी खुद स्वीकार करते हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन का खुद स्वीकार करते हैं प्रभाव। और इस बारे में वो किन को लिखते हैं कि मैं तो यहाँ फंस गया, लेकिन मेरा मन तो क्रांतिकारियों की तरह, इन महान देशभक्तों की तरह अपने देश की सेवा करना है। और ये कौन है, शरद चंद्र बसु, यानी कि आपके एक और व्यक्ति C.R. दास शरद चंद्र, जिन्होंने बाद में स्वराज्य दल की स्थापना की थी। तो C.R. दास को ये लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पर इनका क्या है, कुछ याद आया, ये है जब ये ICS थे और ICS होने के बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया। इस ICS के पीछे क्या किस्सा है ये भी बताएंगे। और एक तो किताबों का किस्सा है बच्चों, और आपको लगेगा सर आप बड़बोला बोल रहे हो, नहीं, एक हमारे घर में, मेरे गांव, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, स्टेट हरियाणा, गांव का नाम तो मैं नहीं लूँगा, और मेरे परिवार में मेरे दादाजी, उनका मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। फिर सोचो कि आपके दादाजी कहाँ गए इसमें। मेरे दादाजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे और वो 1955 में लौट के आए थे 10 साल में, मतलब कि 42-43 में 10 क्या 15-13 साल हो गए। और उनका एक वाक्यांश जो है वो बताया उन्होंने गांव में आकर कि जब सुभाष चंद्र बोस जी, उनका एक नित्य काम था, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 घंटा डेली मोटिवेट करके पूजा पाठ करना, ध्यान लगाना। और जब वो ध्यान लगाते थे तो उन्होंने कहा, जो हमारे दादाजी का नाम था शेर सिंह, हाइट 6.5 फुट और ये लंबा चौड़ा शरीर, तो उन्होंने कहा कि जब सुभाष जी ध्यान लगाते थे तो जो तंबू में, क्योंकि तंबू ही होते थे बच्चों की, मिलिट्री का काम था, सारा ट्रूप चलते थे, तो तंबू में जो कंपन होता था, तंबू भी हिलता था। अब वो नहीं जानते थे कि क्या होता था, भगवान जाने क्या मामला था कि उनकी जब ज्योत लगती थी, जब ध्यान लगता था तो तंबू में भी, क्योंकि हम जब
मोटिवेशन करते हैं तो बच्चों जो उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं उनका ऑरा तगड़ा होता है। तो आप यहाँ जैसे स्वामी दयानंद जी के तस्वीर के पीछे देख रहे हो, ये सफ़ेद और ये साइड में चारों तरफ प्रकाश, ये उनके इंटेलेक्चुअल पावर का ऑरा ही है। जो शुद्ध सात्विक व्यक्ति होते हैं, जो उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं, तो उनका एक ऑरा अलग ही टाइप का होता है, तो वो नॉर्मली दिखाई नहीं देता। तो उस वाइब्रेशन की पॉजिटिव पावर जो होती है वो कंपन पैदा करती है। तो हो सकता है वैसा होता हो। अब वो भाई उनका अनुभव था, 1994 में उनकी मृत्यु हुई और मेरी दादी जी की तो चूड़ियाँ भी फुड़वा दी थी। कहते हैं कि भाई पुराने ज़माने में आज भी क्या है कि जैसे पता ही नहीं चले कि भाई आदमी है ही नहीं, तो उनकी चूड़ियाँ हाथ में नहीं रखने देते थे। और ये मामला तो 1942-43 का था, जब कहाँ फ़ोन, कौन से चिट्ठियाँ, कौन से पत्रा। तो 10-15 साल के बाद वो आए, जब खुशी की लहर दौड़ी, तब उन्होंने एक किस्सा बताया। तो ये छोड़ो, इससे हम बाहर आते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे और एक अरविंदो घोष से प्रभावित थे। और उनके बारे में लिखते हैं CR दास जी को, चित्तरंजन दास जी को, कि भाई मैं देश की सेवा में लगना चाहता हूँ और मुझसे ये ICS की नौकरी नहीं होती है। ICS की नौकरी क्यों की, इसके बारे में भी एक किस्सा है जो हम आपको बताएंगे। तो ये किस्से बताने का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि आपको क्लास में लिखा जाएगा या आपके नोट्स में लिखा जाएगा। ये किस्से इसलिए होते हैं कि ओवरऑल आपका एक पर्सनैलिटी का भी तो टेस्ट होता है ना, इंटरव्यू। तो पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट में आपका जब ये 275 का इंटरव्यू देते हो, तो उसमें पता नहीं कब कहाँ पर कौन सा टॉपिक आपसे पूछ ले या कहाँ जुड़ जाए। तो आपको कंप्लीट एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जब आप जाते हो, तो हर टॉपिक का आपका गहन स्टडी होनी चाहिए, डीप स्टडी होनी चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि ये इंडिया में आते हैं, ICS बन जाते हैं, वो भी हम बताएं कब क्या क्या बने। उसके बाद वो मॉन्टेस्क्यू को अपना लेटर लिख देते हैं और रिज़ाइन दे देते हैं 22 अप्रैल 1921 को। ये एक इनका, और अरविंदो घोष से वो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, तो उनके मन में भी ये जोश था कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं। तो अलीपुर सड़िया, ये तो महान व्यक्ति थे, दार्शनिक थे दोनों। दयानंद सरस्वती के बारे में सिर्फ सुभाष ही नहीं, हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं वो कहते हैं कि इस देश के अंदर राष्ट्रीय जन चेतना का बीजारोपण करने का, यानी कि सीड बोने का काम दयानंद सरस्वती ने किया था, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्यों को कहा कि वेदों की ओर लौटो। तो ये दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटने का मतलब क्या था कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वेदों में, उसको अपनाओ, अंधविश्वास और आडंबर को छोड़ो। और वो मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर क्या है, निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं होता, क्योंकि वेदों में ईश्वर को निराकार माना गया है। तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। अब इनका एक पॉइंट ये था कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और आपके सरदार पटेल जी और जितने भी इनसे अनुयायी थे, उन्होंने सब ने ये स्वीकार किया कि देश के अंदर अगर जन चेतना की शुरुआत मानी जाए तो रियल में स्वामी दयानंद सरस्वती से मानी जाती है। काफ़ी इनका मानना था। तो इन्होंने जो गतिविधियां दौड़ाई, एक स्वराज शब्द का मोस्टली बच्चे पूछे कि स्वराज शब्द या स्वशासन शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो सब महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक की तरफ जाएंगे। ये गलत आंसर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने ही किया था। उन्होंने कहा था कि कितनी भी सुविधाओं से युक्त कोई भी शासन विदेशी हो, लेकिन वो कम से कम सुविधा वाले देसी स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। यानी कि पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, तो भाई सोने का हो, भाई चाहे गोल्ड का हो, रहना तो आपको गुलामी में ही है। तो स्वदेशी शब्द का प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रयोग जन चेतना के लिए सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने ही किया था। उसी से माना जाता है कि बाद में जो है आपकी विचारधाराएं अलग हो जाती है। 1907 में नरम दल और गरम दल, वो एक मामला है। तो सुभाष चंद्र बोस जी अपने जीवन पर किसकी छाप मानते हैं? एक स्वामी दयानंद सरस्वती की, एक अरविंदो घोष की, और इनसे प्रेरित होकर और महात्मा गांधी की भी छाप उनके जीवन पर ही। देखो ये 1920 में आपके ICS बन जाते हैं और उसी दौरान भारत के अंदर क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की एक छवि ऐसी बन गई थी कि वो 1915 से लेकर 1920 तक जन चेतना के द्वारा वो इतना फैल गया था कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, देखो राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब ये नहीं कि बच्चों किसी क्षेत्र में हो जाए या किसी एक ग्रुप में हो जाए, पूरे देश के अंदर महात्मा गांधी का ये योगदान तो निसंदेह प्रशंसनीय है कि उन्होंने जो जन चेतना सिर्फ कांग्रेस के कुछ सम्मेलनों तक थी, उसको सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन के द्वारा पूरी जन तक फैला दिया और पूरे राष्ट्र में एक जन चेतना भर दी। लेकिन उस राष्ट्रीय आंदोलन रूपी गाड़ी में तेल डालने का, उसकी स्पीड बढ़ाने का काम क्रांतिकारियों ने किया। और उस क्रांतिकारियों के और उस विचारधारा में सबसे अग्रणी आपके सुभाष चंद्र बोस माने जाते हैं।
क्लियर यहाँ तक? तो सुभाष चंद्र बोस जी का आगे क्या योगदान रहा है देखो। शिक्षा से दीक्षा हम क्या मानते हैं कि उनको 1916 में आपका प्रिंसिपल के थे, इनके कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये एडमिशन लेते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल थे बेनी माधव दास। हुआ क्या वहाँ पर कि एक बार कुछ लीडरशिप के चक्कर में कुछ बच्चे विरोध कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस जी ने उस पढ़ाई के दौरान वहाँ पर उनका नेतृत्व किया और वो गर्मा गर्मी का माहौल हो गया भाई। अब माहौल हो गया तो 1 साल के लिए सुभाष जी को कॉलेज से क्या कर दिया, रेस्टिकेट कर दिया, बाहर निकाल दिया 1916 में। फिर उन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं मिलिट्री ज्वाइन कर लूँ। मिलिट्री ज्वाइन कर लिए गए तो उनकी आंखों में दिक्कत बताई तो उन्होंने उस छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि फोर्ट विलियम कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज से फोर्ट विलियम में उन्होंने एक कोर्स कर लिया, टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर ली 1 साल के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई इसके चक्कर में तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे या मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो 1 साल के बाद वो टेरिटोरियल आर्मी से बाहर आ जाते हैं और प्रेसिडेंसी कॉलेज में वापस आकर अपनी दार्शनिक की पढ़ाई ऑनर्स दार्शनिक फिलोसफी में पूरी करते हैं। और 15 सितंबर 1919 को वो इंग्लैंड चले गए। क्यों चले गए, क्या कारण था? देखो, इनके जो पिताजी थे श्री जानकीनाथ बोस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जानकीनाथ बोस जी ब्रिटिश गवर्नमेंट में लॉयर थे, वकील थे। बाद में हालांकि इन्होंने अपनी खुद की एक प्राइवेट चैम्बर लेकर अपनी वकालत शुरू की थी और जानकीनाथ बोस को राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो वो चाहते थे कि ये जो है मेरा बेटा ICS बने, जैसे आपके पिता चाहते हैं भी आजकल के ज़माने में कि सभी चाहते हैं कि IAS बने। अभी हाल ही में एक फिल्म आई है ना, मनोज कुमार IPS, तो उस फिल्म में हमारे श्रीमान माननीय और एक प्रसिद्ध अध्यापक हमारे दृष्टि के हेड विकास दिव्य कीर्ति जी का भी एक थोड़ा सा किरदार हमें देखने को मिला, क्योंकि वो तो एक काफ़ी प्रेरणा स्रोत है बच्चों की तैयारी के लिए। तो जानकीनाथ बोस चाहते थे कि मेरा बच्चा ICS बने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी देखो 1919 है और इस दौरान जो देश के अंदर जो गतिविधियां चल रही थी, तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि मैं तो देश की आज़ादी में योगदान दूंगा। तो कहने में तो ये आता है कि भाई जानकीनाथ बोस बोले कि तेरे बस का नहीं ICS बनना, इसलिए तू बहाने बना रहा है, तेरे बस का नहीं है, मैं तो तेरे से खाम की उम्मीद लगा रहा हूँ। ये बात राजीव दीक्षित ने बताई थी एक बार जनसभा में, जो हमारे वो भी जन चेतना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे 2000 के दशक में। बाद में एक्सीडेंट में वो शायद मारे गए थे। तो उनके भाषण में भी ये एक बार बात आती है कि जानकीनाथ बोस बोले कि तेरे बस का नहीं ICS बनना, तू कैसे ICS बनेगा, तो ठीक है तू करता रहे, तेरे बस का नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक टोंट मारना, जिसको बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन, नकारात्मक पुनर्बलन बोलते हैं इसको, कि चैलेंज देके। तो अच्छा सुभाष चंद्र बोस बोले ऐसी बात नहीं है कि मेरे बस का लेना, तू कर ही नहीं सकता, बहाने बना ले। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है मुझे 24 घंटे का टाइम दो, तो 24 घंटे का टाइम मांगा और 15 सितंबर 1919 को बोले कहाँ चले गए, वो इंग्लैंड चले गए अपनी यहाँ की पढ़ाई पूरी करके। अब इंग्लैंड जब जाते हैं तो यहाँ देखो, इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि किट्स विलियम कॉलेज में एक एडमिशन ले लिया। और समस्या ये थी कि भाई जो मेन स्कूल में चाहते थे एडमिशन उसमें हुआ नहीं, तो किट्स विलियम कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि उनके खाने पीने की समस्या, रहने की समस्या मिट जाए। और वहाँ तैयारी करके उन्होंने क्या कर दिया, 1 ही साल की उनकी उम्र बची हुई थी कि ICS बन जाए, और 1 साल ही था उनके पास। वो ICS सेलेक्ट होते हैं और ICS सर्विस में उनका 4th रैंक आता है बच्चों। अब वो 4th रैंक आता है तो वहाँ सर्विस करने के लिए इंडिया में आते हैं। अब इंडिया में आते हैं तो भारत वापस, तो वो दास बाबू, जो मैंने कहा था चित्तरंजन CR दास बोलते हैं इनको, तो चित्तरंजन दास जी को क्या लिखते हैं, वो लेटर लिखते हैं, भारत आने से पहले लेटर लिखते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा मन तो नहीं लग रहा, मैं तो चाहता हूं कि भारत की सेवा करूं, देश के लिए आज़ादी में अपना योगदान दूं। एक लेटर तो दास बाबू को लिखते हैं और एक लेटर लिखते हैं अपने बड़े भाई शरद चंद्र को। 2 लेटर हो गए। अब शरद चंद्र बोस अपनी माँ से डिस्कस करते हैं अभी क्या करें, प्रभावती जी से। तो प्रभावती जी लेटर लिखती हैं कि मैं धन्य हूँ कि मेरे घर में ऐसा बेटा है जिसका विचार देश की आज़ादी के लिए काम करने के लिए है, तो आप आ जाओ। तो शरद चंद्र बोस और उनकी माता प्रभावती भी इस बात से सहमत थी कि सुभाष जी आ जाएं और देश की आज़ादी में अपना योगदान दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दास बाबू ये लेटर लेके कहाँ जाते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के पास। रविंद्रनाथ टैगोर तो भाई देखो, हीरे को कौन नहीं रखना चाहता, सुभाष चंद्र बोस ICS हैं। और जब उनको पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस में आके या देश के लिए योगदान देना चाहते हैं, आज़ादी के आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर तो और भी खुश हुए
हुए, उन्होंने महात्मा गांधी से भी बात कर ली, भाई ठीक है। तो इन्होंने भी कहा कि ठीक आ जाओ। तो दास बाबू उनको कह देते हैं ठीक है आप आज ही, आपका ये मन है। तो वो भारत आ जाते हैं और 1921 में वो किससे मिलते हैं, पहली बार मुंबई में मणि भवन में महात्मा गांधी से मिलते हैं और महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उस वक्त महात्मा गांधी की छाप बहुत अच्छी थी सुभाष चंद्र बोस पर। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि कुछ इशू ऐसे आते हैं, जैसे भगत सिंह की फांसी आती है, यहीं पर हम डिस्कस करेंगे। और या राष्ट्रीय आंदोलन में कार्य करने के तरीके, तौर तरीकों पर लेकर गांधी जी और सुभाष के बीच में थोड़ा सा गैप और आइडियोलॉजिकल या थिंकिंग गैप बढ़ने लगता है, उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी बताएंगे। तो मुंबई भवन में वो मिलते हैं, फिर सुभाष चंद्र बोस जी को गांधी जी कहते हैं ठीक है आप योगदान करो। तो उसी दौरान क्या आता है, असहयोग आंदोलन चल रहा है और कलकत्ता में असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस भी एक्टिव रहते हैं। लगे दिक्कत क्या हुई कि चोरा चोरी का कांड होता है, उसमें असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं और गांधी जी के इस आंदोलन वापस लेने पर 3 व्यक्तियों को बड़ी नाराजगी हुई। एक आपके सुभाष चंद्र बोस जी और एक जवाहरलाल नेहरू खुद और तीसरे लाला लाजपत राय। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा फ्लो पे आंदोलन था, लेकिन गांधी जी का अपना काम करने का अलग तरीका था। वो सत्य अहिंसा जो भी उनकी पॉलिसी थी, जो उनकी मानसिकता थी, वो अपने हिसाब से चलते थे, उसमें कोई समझौता नहीं करते थे। तो वो सोचते थे कि भाई अब जो है अगर एकदम से चोरा चोरी कांड हुई तो ब्रिटिश सरकार को रिएक्ट करने का मौका मिलेगा, और उनके पास तो बंदूक भी है, हथियार भी हैं, डंडियां हैं, लाठियां हैं, तो हमारे लोगों के पास क्या होता, नियतें हैं, तो ऐसे में तो मारे जाएंगे। तो वो उनकी एक आइडियोलॉजी अलग होती थी। तो अब वहाँ असहयोग आंदोलन रद्द होता है तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। और उसमें फिर महापौर, यहाँ पर क्या होता है कि महापालिका का मुख्य कार्यकारी CR दास के साथ जुड़ते हैं, चित्तरंजन दास के साथ, दास बाबू के साथ, और सुभाष चंद्र बोस जुड़ते हैं। तो वो महापालिका के क्या बनते हैं, एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं उसके साथ, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि एक्टिव प्रोटेस्ट करेंगे, सक्रिय सहयोग। और गांधी जी का क्या था, निष्क्रिय सहयोग, मतलब कि सरकार में शामिल ना होकर बाहर से सरकार के साथ असहयोग करना और अपनी मांगे बनवाना। ये बोले CR दास और मोतीलाल नेहरू की बाहर से क्या होगा, अंदर घुसेंगे और इनके अंदर माथे पे जाके, मुंह पे जाके अपनी डिमांड भरेंगे हम। इसलिए वो चुनाव लड़ने के पक्ष में तो ये डिस्प्यूट कांग्रेस का स्वराज पार्टी का अलग से था। अब इसी दौरान 1927 में क्या हो जाता है, गठित साइमन आयोग। बच्चों साइमन आयोग जब आता है तो जाहिर सी बात है वो आया था 1919 रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ आता है, फिर बाद में आया था हमारा, क्योंकि उनको समझौता किया था कि हम आपको स्वशासन दे देंगे 1919 में, लेकिन 10 साल बाद आया था 1927 में। अब साइमन आयोग आता है तो इसका मुख्य उद्देश्य था ये देखना कि भारत के लोग स्वशासन के लायक हुए या नहीं हुए। लेकिन इसमें जितने भी सदस्य थे एक भी भारतीय नहीं था, तो इसका विरोध होता है। हमें पूरे इतिहास में जाना, हमें सिर्फ किस पे जाना है, श्री सुभाष चंद्र बोस जी के योगदान पर। तो उसमें क्या होता है, साइमन आयोग आता है तो उसके विरोध में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपना संविधान खुद ही बनाएंगे, तो 8 सदस्यीय आयोग बनता है। 8 सदस्यीय आयोग में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हैं। और इस 8 सदस्यीय आयोग का मतलब क्या है कि मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस नेहरू रिपोर्ट को बनाने से पहले, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में हमारे फंडामेंटल राइट थे या एक हिसाब से हमारे संविधान की झलक थी, तो वो जो नेहरू रिपोर्ट है वो इस 8 सदस्यीय आयोग ने तैयार की थी। और इस 8 सदस्यीय आयोग में सुभाष चंद्र बोस जी भी शामिल थे। अब यहाँ एक डिस्प्यूट ये बनता है बच्चों कि अभी तक महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज्य की मांग करते आ रहे थे, और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी दावा किया था कि 1 साल के अंदर देश को आज़ाद करा देंगे। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले व्यक्ति एकदम से आगे डोमिनियन स्टेटस पे, कि ब्रिटिश सरकार के अधीन डोमिनियन स्टेटस दे दो, मैं कम से कम तो ये तो दे दो। अब सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू तो चाहते थे पूर्ण स्वराज्य मिले, और मोतीलाल नेहरू और गांधी जी चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिल जाए। इससे फिर क्या, फिर गैप बन गया और सुभाष चंद्र बोस फिर थोड़े से क्या हुए, मायूस हुए। एक तो असहयोग आंदोलन वापस लिया तब मायूस हुए, अब एक बार यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की जगह डोमिनियन स्टेटस ले लिया, फिर मायूस हो गए। यानी कि ये मैं कारण बता रहा हूँ कैसे महात्मा गांधी दूर और सुभाष चंद्र बोस दोनों दूर होते जा रहे हैं। तीसरा क्या है, अब 1930 में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस आगे आएगा। उस सुभाष चंद्र बोस जो कलकत्ता में एक जुलूस निकल रहा था, राष्ट्रीय ध्वज लेके उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, और उस दौरान उनको पकड़ के जेल में डाल दिया 1930 में। और 1930 में ही
आपके कौन थे, श्री भगत सिंह भी जेल में थे। अब 1931 में 30, 31 और 32 में अलग अलग 3 बार सुभाष जी जो है ना, टोटल तो 11 बार कारावास में गए थे, लेकिन 30, 31, 32 में जेल में, फिर बाहर, फिर जेल में, फिर बाहर, ऐसे वो जाते रहे और उसकी घटनाएं हम बताएंगे। अब वहाँ 31 में या आपका मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते में जो राजनीतिक विचाराधीन कैदी थे उनको छोड़ दिया गया, तो उसमें से सुभाष चंद्र बोस को भी बाहर आना पड़ा, मिल गई, उनको आज़ादी मिल गई। लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के लिए कोई उसमें पॉइंट नहीं था, न ही गांधी ने उस पर जोर दिया। तो एक बड़ा विवाद का विषय रहा है, आज भी है, कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। अब पता नहीं वो महात्मा गांधी की अंतरात्मा क्या थी, क्या रीजन था, क्यों नहीं की, या करी या नहीं करी है। एक दिन हम उनकी भी क्लास लगाएंगे, गांधी जी और विचारधाराओं के ऊपर भी। तो उसमें अलग अलग बुक हैं, गांधी वांग में है, तो उसमें आलोचना भी होती है, और गांधी का तो एक लेटर भी है। वो लेटर मैं इस क्लास में नहीं डिस्कस करूंगा, वो बाद में करेंगे। तो भगत सिंह की जो फांसी है वो नहीं हुई, कैंसिल। और इसमें सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भगत सिंह की फांसी की रोकने के लिए महात्मा गांधी प्रयास करें, लेकिन गांधी जी ने नहीं किया, या नॉर्मल जो भी उनकी विचारधारा थे उससे भी चलते रहे। तो इससे सुभाष चंद्र बोस और भी नाराज हुए कि भगत सिंह को नहीं बचाया गया। तो ये भारत वापस आने के बाद सुभाष चंद्र बोस का ये काम था, कैसे कैसे वो अपनी छाप बढ़ाते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब यहाँ थोड़ा सा एक घटना बताते हैं। गोपीनाथ शाह ये क्रांतिकारी थे बच्चों, और इन्होंने क्या कहा, 1925 में ये मारना तो चाहते थे कलकत्ता के एसपी को, चार्ल्स टेगार्ट को, लेकिन गलती से मारा कौन गया, अर्नेस्ट डे, ये व्यापारी था कलकत्ता का, अंग्रेज व्यापारी। तो ये तो मारा गया और ये बच गया, ठीक है। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यातनाएं दी गई। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जी को मैंने कहा था कि ये 1930 में जेल में थे, ठीक है, और 1925 में जब विरोध ये खूब रोए, सॉरी मैं जेल में तो बाद में जाएंगे, इस दौरान ये खूब रोए और इन्होंने एक्टिविटी की, सुभाष चंद्र बोस जी कड़ा दुख हुआ। तो सरकार को लगा कि भाई सुभाष चंद्र बोस की तो गतिविधियां जो है वो क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रेरित हैं और ये देश के लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए सुभाष जी को उठाकर मांडले बर्मा जेल में ठोक दिया 1925 में। 1925 में ही 5 सितंबर 1925 में ही CR दास की भी मृत्यु हो जाती है, चित्तरंजन दास जी की। तो सुभाष चंद्र बोस काफ़ी परेशान है, ये भी मारे गए और CR दास जी की भी मृत्यु हो गई। तो दोनों के कारण उनको बुखार हो गया। तो उनको क्या कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भाई हम, उनको डर था कि कहीं ये मर न जाए जेल में ही। तो उन्होंने क्या कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हम आपको जो है रिहा कर देते हैं और आप जो है ना क्या करो, यूरोप में जाके इलाज करा लो। अब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं यूरोप में जाऊं, चला तो जाऊं, लेकिन आपने ये नहीं बताया आऊं कब। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने मना कर दिया कि मैं इलाज नहीं कराऊंगा। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी घबराई और उनको आज़ाद कर दिया और 1930 में वो डलहौजी चले गए इलाज कराने के लिए। अब 1930 का मैंने वाक्यांश आपको 1930 में बताया कि वो नेतृत्व कर रहे थे जुलूस का, उनको फिर जेल में डाल दिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था 29-30 में, तो उस दौरान वो जेल में डाला। तो जेल से ही रहते ही वो मेयर बन गए कलकत्ता के। अब कलकत्ता के मेयर बने तो मेयर को तो जेल में नहीं रख सकते क्योंकि तो वो राजनीतिक विचाराधीन थे। तो मेयर बनते उनको फिर आज़ाद कर दिया और 1931 में जुलूस निकाला, फिर जेल में ठोक दिया। अब जेल में उनकी तबीयत फिर खराब है 1931 में। तो अल्मोड़ा 1932 में उनको जेल में जब रखा तो गांधी जी उनकी तबीयत फिर खराब हुई क्योंकि बीमार चल रही, तबीयत ही हो रहा था, टीबी हो रही थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं यूरोप चला जाऊंगा और इलाज करा के आ जाऊंगा। तो वो डलहौजी से भी आ गए थे और अल्मोड़ा जेल से उनको बाहर रिहा किया और इस शर्त पर बाहर किया कि वो यूरोप चले जाएं इलाज कराने के लिए। तो 1932 के बाद ये देखो 33 से 36 तक वो बच्चों यूरोप में रहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी अपना इलाज कराने के लिए। अब वो इटली में 1933 में मुसोलिनी से मिलते हैं। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछ ले कि वो जर्मनी में हिटलर से पहले मिले या मुसोलिनी से, तो ये ध्यान रखना मुसोलिनी से पहले मिलते हैं और मुसोलिनी के साथ साथ वो आयरलैंड के एक डॉक्टर वेलेरा से मिलते हुए इनके अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं, मुसोलिनी भी और ये भी। जो इनमें क्रांतिकारी था जोश था, मैंने कहा था ना कि तंबू में बैठते थे, ध्यान लगाते थे तो तंबू यूं हिलता था। तो
तो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे सुभाष चंद्र बोस जी। उनके एक विशिष्ट उच्च कोटि की आत्मा थे, जिनकी पावर, एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, जोश, भाषण देने का तरीका एक अलग ही आग लगा देता था जनमानस में। तो सामान्य आदमी नहीं थे। तो मुसोलिनी भी प्रभावित हुए, वलेरा भी प्रभावित हुए। फिर वहां पर आपको पता है, यहाँ तो जवाहरलाल नेहरू अपनी पार्टी के गतिविधियों में देश के लिए कार्य करने बिजी थे। वहां कमला नेहरू ऑस्ट्रिया में, वियना की राजधानी जो है ऑस्ट्रिया में एडमिट थी, बीमार थी, वह मर जाती है, उनका निधन हो जाता है। कमला नेहरू से मिलने आते हैं, तो वहां सुभाष चंद्र बोस भी 1935 में जो है वो मिलते हैं जाके सुभाष चंद्र बोस नेहरू से। तो नेहरू से मिलते हैं, सांत्वना देते हैं कि यही मानवीय गुण होते हैं बच्चों। बेशक विचार ना मिले, लेकिन दुख में एक व्यक्ति जब आपस में इकट्ठा होता है तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के दुख को बांटना चाहिए। ये है मानवीय गुण। तो विचारधाराएं अपनी जगह अलग होती हैं, इंसानियत अपनी जगह अलग होती है, लेकिन आज की हमारी पॉलिटिक्स में वो विचारधारा तो दिखती है, लेकिन वो इंसानियत नहीं दिखती। हालांकि अंदर खाने सब चलता रहता है, बहुत अलग चीज़ें हैं। तो कमला नेहरू की निधन पर वो सुभाष चंद्र बोस जी जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना देते हैं। इधर विट्ठल भाई पटेल भी थे, और विट्ठल भाई पटेल सरदार पटेल के बड़े भाई थे। 1935 में इनका भी निधन हो जाता है ब्रिटेन में ही, वियना में। और विट्ठल भाई पटेल की प्रॉपर्टी सुभाष चंद्र बोस को वो दे देते हैं, दान दे देते हैं कि भाई आप ये प्रॉपर्टी रखो, और मैं जो है ना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को आप जितना भी फायदा हो देश के क्रांतिकारी आंदोलन में लगाओ। लेकिन इस कार्य से सरदार पटेल नाराज हो गए। सरदार पटेल ने उनके ऊपर केस कर दिया, ये प्रॉपर्टी वापस दे ली। और सरदार पटेल ने वो प्रॉपर्टी कहाँ दे दी? साबरमती आश्रम में गांधी जन सेवा संघ को मतलब कि दान कर दी। ये मामला उनका था। अब यहाँ पर उनको जरूरत पड़ती है इंग्लिश टाइपिस्ट की, तो वहाँ उनको परिचय मिलता है ऑस्ट्रिया की एक लेडीज से, युवा महिला एमिला शेंकल से। और यही बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस जी की क्या हुई है? पत्नी हुई है, इनसे शादी हुई है, और इनसे एक पुत्री भी है नंदिता बोस। तो उनके बाद इनको खबर मिलती है कि पिताजी की तबीयत खराब है, और 1936 में जब पिताजी की मृत्यु होती है 1935 में, तो ये 36 में वापस भारत आ जाते हैं, और ये वहीं पर रह जाते हैं। बाद में इनके गतिविधियां अलग रही दोनों की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो बैक टू इंडिया आते हैं 1936 में। अब 1936 में जब इंडिया में आते हैं तो भारत के अंदर तो इतना उठापटक नहीं थी। हालांकि हमारे यहाँ मैकडोनाल्ड निर्णय भी आ चुका था, 3 गोलमेज सम्मेलन भी हो चुके थे, बार बार मौलिक अधिकारों के, संविधान की बात चल रही थी, स्वशासन की बात चल रही थी। इस दौरान जो है ना वो कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापक आंदोलन नहीं चल रहा था, छोटी मोटी घटनाएं चल रही थी। तो जापान ने क्या किया? चाइना पे अटैक कर दिया 1937 में, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध का माहौल चल रहा था। 1933 में हिटलर जो थे वो जर्मनी के चांसलर बन चुके थे, और हिटलर के मन में माई काम्फ जो रचना है उनकी, मेरा संघर्ष, हिटलर का मन बड़ा व्याकुल था कि प्रथम विश्व युद्ध की वर्साई की संधि से जो जर्मनी का अपमान किया गया था मैं उसका बदला लूँ। और उसका बदला लेने के चक्कर में उन्हें पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर भड़का रखी थी कि मैं कुछ भी हो जाए उसका बदला जरूर लूँगा ब्रिटेन और अमेरिका या रूस से। तो उनका एक माल अलग ही रोल चल रहा था। यहाँ पर तनातनी में जापान ने क्या कर दिया? चाइना पर अटैक कर दिया। अब चाइना के अंदर लोगों की सहायता के लिए, हेल्थ सुविधा देने के लिए एक मंडल जाता है, सदस्य जाता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस हेड बन के जाते हैं। और उनमें एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, देव नारायण थे या क्या थे, वो उस चिकित्सक मंडल के प्रमुख व्यक्ति थे। तो वहाँ उनके कार्य की काफ़ी प्रशंसा हुई सुभाष चंद्र बोस की, यानी कि चाइना में जाकर मानवीय दृष्टिकोण फिर दिखा उन्होंने। फिर आते हैं वापस तो हरिपुरा जो आपका गुजरात में है, राष्ट्रीय सम्मेलन होता है कांग्रेस का। तो खुद महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेके आते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने बड़ा अच्छा काम किया है, युवा हैं, जोशीले हैं, देश के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और हमारा राष्ट्र इन्हीं लोगों के आगे भरोसे है। तो उनको क्या कर दिया? 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष चुन लिया गया। अब यहाँ एक चीज़ और शुरू होती है बच्चों। सुभाष चंद्र बोस की जो कार्यशैली थी थोड़ी सी अलग थी, और महात्मा गांधी की कार्यशैली थोड़ी अलग थी। अब जैसे ही 3 सितंबर 1939 को
विश्व युद्ध में जापान और ये सारे चीन कूद पड़े। हालांकि 1 सितंबर 1947 की विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर जापान ने फिर अपना मतलब ये रोल शुरू कर दिया। तो यहाँ क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, कहते हैं गांधी जी को कि क्यों ना हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, अब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अब उसमें बिजी हैं युद्ध में, तो हमें ये मौका मिलता है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मैं तो साधन और साध्य दोनों की पवित्रता के ऊपर मानने वाला व्यक्ति हूं, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि जो सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले से ही परेशान है युद्ध के कारण, उसको हम और परेशान करें। तो यहाँ गांधी और सुभाष जी के बीच में खाई फिर बढ़ने लगी, और ऐसे में दोनों के विचार मतभेद नहीं मिले, फिर आगे कभी मिले ही नहीं। हालांकि सम्मान दोनों का एक दूसरे के प्रति पूरा रहा। तो हरिपुरा समिट में, अधिवेशन में थोड़ा सा खटपट होने लगी, और अगला जो सम्मेलन होता है त्रिपुरी सम्मेलन 1939 मध्य प्रदेश में, इसमें जो है महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया क्या बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वहाँ 202 मतों के मत से विभाजन से सुभाष चंद्र बोस फिर जीत जाते हैं, और त्रिपुरी समिट में फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इस दौरान क्या हुआ, थोड़ा सा कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की विजय को महात्मा गांधी पचा नहीं पाए, और अपने मन पे ले लिया, और उन्होंने कहा भी कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि किसको गांधी जी बनाना चाहते थे, तो पट्टाभी सीतारामैया की हार के कारण थोड़ा सा कांग्रेस के जो सदस्य थे वो भी गांधी के पक्ष में ज़्यादा थे। तो त्रिपुरी सम्मेलन के बाद सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां तो वही रही, लेकिन कार्य में बाधा पड़ने लगी। तो फिर सुभाष चंद्र बोस सोच रहे थे भाई रखूँ ना रहूँ, कांग्रेस में रहूँ या ना रहूँ, वो एक अलग सा सिस्टम चल पड़ा था। ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी कि आप सुभाष चंद्र बोस को यह अध्यक्ष बने रहने दें, इसके विरोध में न जाएं। लेकिन गांधी अड़िग रहे, और कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 सदस्यों में से बच्चों 12 सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया और गांधी के पक्ष में रहे। तो 2 थे, 2 में एक थे आपके शरद बाबू जो सुभाष चंद्र बोस के भाई थे, वो उनके साथ में थे, और जवाहरलाल नेहरू जो वो न्यूट्रल रह गए। तो ऐसे में क्या करते सुभाष चंद्र बोस, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। भाई ठीक है, मैं ऐसी कुर्सी का क्या करूंगा जब तुम ही खुश नहीं हो। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, बड़ा देश को आजाद करना, मुझे कांग्रेस के अध्यक्ष से कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यूपीएससी में स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से सुन लो कि कांग्रेस की सदस्यता ने त्याग कर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये स्टेटमेंट आई थी, बताओ ये गलत है या सही है। कांग्रेस की सदस्यता को ने आफ्टर रेजिग्नेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस सुभाष चंद्र मेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि वो कांग्रेस में रहते हुए इसकी स्थापना करते हैं। हालांकि हाँ, थोड़े दिन के बाद ही उन्होंने कांग्रेस को क्या कर दिया है, छोड़ दिया। ध्यान रखना, स्थापना की तो वो कांग्रेस के अंदर ही थे, सदस्य थे, लेकिन जब स्थापना के बाद जब देखा कि भाई फॉरवर्ड ब्लॉक तो बना दी है, इस दौरान सुभाष चंद्र बोस का एक और योगदान आता है कि वो एक कितने दूरदृष्टि के व्यक्ति थे, कितने डिप्लोमेटिक थे। उन्होंने सोचा कि भारत को आज़ाद तो कराना ही है, साथ ही भारत की इकोनॉमी कैसे चले, इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। और उस योजना का कार्यभार किसने संभाला, एम विश्वेश्वरैया ने, जिसने नेशनल प्लान या प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक भी लिखी। तो एम विश्वेश्वरैया को जो श्रेय देते हैं कि भारत के योजना आयोग का, उसके पीछे सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान है, जो बाद में आज़ादी के बाद क्या बनता है, योजना आयोग। यानी कि कितने दूरदृष्टा थे वो। तो इनको बोलते हैं व्यक्तित्व के धनी, जो पूरे देश के आज़ादी के लिए नहीं, आज़ादी के साथ साथ वो आगे की प्लानिंग भी लेके चल रहे थे। क्लियर। तो दूसरा क्या है, अब यहाँ पर हालवेल मूवमेंट घटित होता है बच्चों। हालवेल क्या है, आपने प्लासी का युद्ध पढ़ा होगा, लाइव आता बदला लेने के लिए कि कुछ एक छोटे से कमरे में अंग्रेज बंद कर दिए थे, तो उसमें काफ़ी बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। अब इस घटना का क्या था, एक स्मारक बना हुआ था, उस स्मारक को ध्वस्त कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब ध्वस्त कर देते हैं तो मिट्टी मिला देंगे, मैं ऐसे ही अंग्रेजी शासन को भारत से मिट्टी में मिला दूंगा। उसको क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया, डिटेंशन कर लिया। जुलाई 1940 में ब्रिटिश सरकार घबरा गई। एक तो वो वैसे ही बिजी थी युद्ध में, दूसरा ये भी पंगा कर रहा है सुभाष चंद्र बोस, और ये जो है छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके विचार तो बहुत उग्र थे। ऐसे में उनको घर में ही डिटेंशन कर लिया 1940 में। अब यहाँ पर क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस कैसे बाहर निकले घर से और कहाँ पहुंचे, ये सारा हम आपको समझाएंगे। अपने बड़े भाई सुभाष चंद्र बोस जो है ना, अपने कुल उनके पता 14 भाई बहन थे, जिनमें से वो 9वीं संतान थे, और लड़कों के रूप में वो 5वीं। तो टोटल 14 भाई बहन थे सुभाष चंद्र बोस। तो उसमें आगे क्या चलता है देखो, ये देखो, यहाँ से क्या है, बोलपुर
शांति निकेतन से वो यहाँ से अपने घर से जाते हैं शांति निकेतन, बुर्दवान जाते हैं, बुर्दवान से क्या जीटी रोड पकड़ते हुए फिर यहाँ से फ्रंटियल मेल लेते हैं और इस फ्रंटियल मेल से वो दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली से कहाँ पहुँचते हैं? पेशावर, पेशावर से काबुल, समरकंद होते हुए देखो पूरा मैप दिखा रखा है, मॉस्को और मॉस्को से बर्लिन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उनका रूट बताएं कहाँ कहाँ पर गए। तो फ्रॉम दिल्ली टू पेशावर कहाँ गए वो? दिल्ली टू पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से समरकंद, पूरा नाम दे रखा है लेकिन क्रम लगाना आ जाए तो, क्योंकि आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। और फिर समरकंद से वो कहाँ पहुँचते हैं? मॉस्को, और मॉस्को से कहाँ पहुँचते हैं? बर्लिन। उन्होंने पेशावर में क्या किया, कौन उनकी सहायता की, उन व्यक्तियों के बारे में बताएंगे और कैसे कैसे उन्होंने फिल्म भी बनी है सुभाष जी के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो क्योंकि पिक्चराइजेशन से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखो जर्नी जब शुरू होती है तो उन्होंने पहला बेस लिया बच्चों मोहम्मद जियाउद्दीन, यानी कि मोहम्मद जियाउद्दीन एक पठान के बेस में वो अपने घर से निकलते हैं उनके भतीजे शिशिर घोष की सहायता से और अपने भाई शरदचंद्र की सहायता से। फिर वो क्या करते हैं? पेशावर में जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि दिल्ली से कहाँ जाते हैं? पेशावर। देखो पेशावर में किससे मिलते हैं? जो आज़ाद हिंद फौज जो बनी हुई थी, यानी कि बाद में रास बिहारी बोस और मनमोहन सिंह, सॉरी मनमोहन निकल रहा है, मनमोहन निकल रहा है, मोहन सिंह जो योगदान कर रहे थे, कैप्टन मोहन सिंह जो जापान में सिंगापुर में उनकी गतिविधियां चल रही थी, उनके साथ ये भी जुड़े हुए थे। मियाँ अकबर पेशावर में बड़े खुश होते हैं वो सुभाष चंद्र बोस आए, मैं धन्य हूँ ऐसे महान व्यक्ति मेरे घर में आए। तो मियाँ अकबर उनको किससे मिलाते हैं? भारत भगत राम तलवार से, क्योंकि वो किसी भी तरह एम्बेसी में जाना चाहते थे। कहाँ पर? काबुल में, सॉरी आगे जाके अफगानिस्तान में, काबुल में जाकर मिलना चाहते थे। किससे? रशियन एम्बेसी में जाकर। लेकिन जो भगत सिंह राम तलवार थे वो भी फंसने का डर था उनको, तो वो किसका नाम लेते हैं, किसका बेस बनाते हैं? रहमत खान का। और ये सुभाष चंद्र बोस जी क्या बनते हैं? उनके चाचा बनते हैं। और चाचा कैसे? अब देखो चाचा बन गए, लेकिन अब होता क्या है, गूंगे बहरे चाचा बनते हैं। आपको पता है गूंगे बहरे क्यों बनते? इनका जो बात करने का लहजा था वो बंगाली था, और भाई ये पेशावर में बंगाली क्या कर रहा है? पहले इनकी दबिश चली हुई थी, पता चलेगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि सुभाष चंद्र बोस बाहर जा चुके हैं, तो उनकी पहले ही पकड़ चल रही थी। तो चाचा कैसे बना दिए? गूंगा बहरा, कोई बोले ना कुछ नहीं है, ताकि बोले ही ना, बोलेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। कितना दिमाग था। अब रहमत खान बोले थे कि कैसे जाएंगे, जैसे आप बोलोगे पकड़े जाओगे। और चौकी पे उनसे पूछा भी गया था, फिल्म में देखा होगा आपने, जो चौकी पे एंट्री होती है पेशावर काबुल में जाते हैं तब उनसे पूछते हैं ये कौन है? अब ये तो रहमत खान, और ये चोला कैसा केसरी, अरे ये तो हिंदुओं का वेश धारण कर रखा है, और तुम जो रहमत खान बने हुए हो, चाचा कैसे हुए? तो थोड़ा बहुत वो चलता है, फिर वहां पर देखा होगा फिल्म में आपने। तो चाचा कैसे हैं? गूंगे बहरे। तो वहां जाते हैं, फिर काबुल में मिलते हैं उत्तम चंद, ये व्यापारी थे। इन उत्तम चंद के सहयोग से काबुल में उन्होंने कोशिश की कि रसिया की एम्बेसी में घुस जाए, लेकिन रसिया की एम्बेसी में वो नहीं एंटर हो पाए। तो वो फिर इटालियन एम्बेसी में जाते हैं, और इटालियन एम्बेसी में किस नाम से पासपोर्ट बनता है? ओरलैंडो मोसेट्टो, या ओरलैंडो मेजेंटा भी बोलते हैं। ओरलैंडो मेजेंटा के पासपोर्ट पे वो फिर जाते हैं मॉस्को, और मॉस्को से फिर वो जाते हैं कहाँ पर? जर्मनी, बर्लिन। तो ये देखो अब जर्मनी और बर्लिन, सॉरी यहाँ पर ये देखो अब मॉस्को से बर्लिन, और फिर वो इटली में भी मिलते हैं। अभी यहाँ पर अभी ये किससे नहीं मिले हैं? हिटलर से नहीं मिले हैं, बाद में मिलेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जर्मनी में जाते हैं, हिटलर से मुलाकात इनकी होती है 19 मई 1942। उससे पहले वो रोल इन जर्मनी कहाँ कब पहुंचे? देखो 2 अप्रैल 1941 को वो जर्मनी पहुंचते हैं, लेकिन मई तक 1 महीना लग गया मिलने में। तो रिबेनट्रॉप कहते हैं, राइट हैंड थे हिटलर के, तो रिबेनट्रॉप के साथ ये कॉन्टेक्ट निकालते हैं, और रिबेनट्रॉप की मदद से ही वो किससे मिलते हैं? हिटलर से मिलते हैं। और जर्मनी में इन्होंने क्या स्थापना की थी? बर्लिन में फ्री इंडिया लीग, यानी कि भारत को आज़ाद कराने का, बर्लिन में। अब यहाँ देखो शुरू के पेज पे था दोनों समुद्र में तैरकर। अब बर्लिन में एक व्यक्ति और थे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वो थे आबिद हसन सफरानी। ये सफरानी क्यों है इसके बारे में बताएंगे हम आपको, सफरानी क्यों लिखते हैं। द मोर्टल किसकी बुक है? द मोर्टल है नसीर अहमद की, और नसीर अहमद की इस बुक से हमें इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि बीच में एक फ्लो आपका टूट जाएगा। ये कौन थी? ये हमारे
आबिद हसन सफरानी जो है हैदराबाद के थे, तेलंगाना के, अभी जो तेलंगाना पड़ता है। फरकुल हजिया बेगम ये इनकी माता थी और ये खुद स्वतंत्रता सेनानी थी और ये चाहती थी कि मेरा पुत्र भी देश की आज़ादी में योगदान दे। तो कौन कहता है मुसलमानों का योगदान नहीं था? मुसलमानों का भी योगदान था, हिंदुओं का भी योगदान था। ये तो सियासत है भाई, चलती रहती है। तो आबिद हसन सफरानी जो एक इंजीनियर स्टूडेंट थे, वो सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित हुए और इंजीनियरिंग छोड़ के सुभाष चंद्र बोस के फॉलोवर हो गए। और मैं भी अपना, क्योंकि खून तो वही है ना भाई, माँ जब स्वतंत्रता सेनानी है तो बेटा क्यों नहीं होगा, खून तो अपना रंग दिखाएगा। तो वो भी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ जाते हैं जर्मनी में। आगे देखिए क्या होता है। अब रोल ऑफ जापान में क्या होता है। यहाँ ऑलरेडी रास बिहारी बोस थे। अब रास बिहारी बोस का आपको पता है कि 1912 में लाल किला षड्यंत्र केस देखा, वह लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकते हैं, वहाँ फिर पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। तो रास बिहारी बोस एक बार दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण से फिर सिंगापुर होते हुए मलेशिया और कहाँ पहुँच जाते हैं, जापान में। और वहाँ जाकर वो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करते हैं 1928 में। हालांकि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के बारे में 1920 से 40 के बीच जो भारत से बाहर गतिविधियां चल रही थी देश को आज़ाद कराने के लिए, उसी का परिणाम थी इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। तो 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना हो जाती है और वो चाहते हैं इस दौरान जो है, अब यहाँ टोक्यो में कॉन्फ्रेंस होता है। शुरू के पेज में आप देखना होगा टोक्यो कॉन्फ्रेंस मैंने लिखा हुआ था, मार्च 1942। अब देखो 1942 और 1941 में सुभाष चंद्र बोस के जलवे जर्मनी तक थे। जर्मनी पहुंच चुके सुभाष चंद्र बोस 1941 में। खबरें तो न्यूज में आएंगी ही, जासूसी भी होती थी। अब इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के व्यक्ति, जो महान व्यक्ति थे रास बिहारी बोस, इनको उम्मीद थी कि किसी तरह सुभाष चंद्र बोस से कांटेक्ट हो जाए, वो आ जाए तो मजा आ जाए। तो टोक्यो में कॉन्फ्रेंस करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट लीग को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि जापान के अंदर भारतीय जो ब्रिटिश सेना थी लगभग 43,000 सैनिक थे। उनको इकट्ठा करो और एक ऐसी सेना बनाओ जो जापानियों के साथ मिलकर भारत को आज़ाद कराने का योगदान करे। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि INA क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग क्या है, फ्री इंडिया लीग क्या है, मोहन सिंह का क्या रोल था। तो टोक्यो कॉन्फ्रेंस में जब बात नहीं बनी तो अगला कॉन्फ्रेंस होता है बच्चों जून 1942 में ही, नेक्स्ट 2-3 महीने में। और जून 1942 में जो कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें आपकी जो मलाया कैंपेन चलाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मलाया कैंपेन क्या था 1941-20 के बीच, यहाँ पर जो जापानी सेना ने यहाँ से बर्मा, मलाया से भारतीय ब्रिटिश आर्मी के सैनिक पकड़े हुए थे, वो सारे कब्जे में थे। और बैंकॉक कॉन्फ्रेंस होती है तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के प्रमुख व्यक्ति जो रास बिहारी बोस हैं, वो चाहते हैं कि हमारे साहब का एक कोशिश इकट्ठी हो जाए। ऐसे बिखरे बिखरे काम करेंगे तो भाई देश का हमारा पैसा भी बर्बाद है, समय भी नहीं है और हालात भी नहीं है। तो वहां पर मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल, जिन्होंने मोहन सिंह के विचार से ही ये क्या बनी थी आपकी इंडियन नेशनल आर्मी, जो बाद में यानी कि ये इंडियन नेशनल आर्मी फर्स्ट कहा जाता है, बाद में यही आज़ाद हिंद फौज बन जाती है। जब सुभाष चंद्र बोस इससे जुड़ते हैं उसको सेकंड कहा जाता है। तो वैसे INA की जो विचार है वो मोहन सिंह। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जापानियों को डाउट था, जो जापानी के प्रधानमंत्री थे हिंदे के तोजो को डाउट था यार ये कहीं गद्दारी न कर दें, और उसके चक्कर में मोहन सिंह और निरंजन सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। और बोले कि मोहन सिंह यार ये क्या हुआ, हम तो चाहते हैं कि भारत के ब्रिटानिया सरकार के खिलाफ हम मूवमेंट करें, आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो। तब इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के रास बिहारी बोस जी ने क्या किया, कैंपेन संभाला और अंडरस्टैंडिंग क्लियर की, उनकी कन्फ्यूजन दूर की, इनको बाहर किया गया और ये इंडियन नेशनल आर्मी सबऑर्डिनेट बन गई किसकी, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की। ठीक है। अब यहाँ पर रास बिहारी बोस जी की एक, क्योंकि 1916 में ही वो देश से चले गए थे 12 के बाद, और वो घूमते फिर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो तोशिको सोमा से इसकी मुलाकात होती टोक्यो में, और यहाँ फिर उनकी मुलाकात होती 16 में। तो वो अपने घर में ले जाते हैं कि कब तक आप ऐसे भागते फिरोगे, और इनके साथ फिर उनकी शादी हो जाती है। इनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। 1920 में इनका लड़का होता है और 1924 में इनकी 22 में इनकी लड़की होती है, और 24 में इनको बीमारी थी इसलिए इनकी पत्नी 1924 मर गई, और आजीवन बंदे ने दोबारा शादी नहीं की। सोच के देखो, तो ऐसे होते थे देश के लिए जान देने वाले। यूं चरित्र के ऐसे नहीं होते कि चरित्र ढुलमुल हो, इनका महान चरित्र होता था। तो 1920 में इनका पुत्र जो पैदा होता है 24 साल की उम्र में, 1944 में दूसरे विश्व युद्ध में देश के लिए लड़ता हुआ मर जाता है।
पत्नी मर गई, दोबारा शादी नहीं करी। पुत्र है 1944 में 24 साल का छक जवान लड़का, अपने देश के लिए बलिदान कर दिया, खुद बाद में आते हैं देश के बाद। ठीक है, अब ये मलाया कैंपेन चलता है, यहाँ को एक सर्टिफाई करते हैं कि सारा सिस्टम एक हो जाता है। एक होने के बाद आगे क्या होता है बच्चों, अब देखो 13 जून 1943 को टोक्यो से घोषणा की सुभाष चंद्र बोस ने, तो जो मिले इनसे काफी प्रभावित हुए। अंग्रेजों से आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। कोई हीरा छोड़ता है क्या भाई? आपको पता है ना कि ब्रिटिश महारानी के मुकुट में जो कोहिनूर है वो तो एक भौतिक चीज है, लेकिन साम्राज्य में देखा जाए तो भारत एक उनका कोहिनूर था पूरी दुनिया में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। तो वो क्यों छोड़ेंगे इंडिया को? तो हम सोचें कि वो बिल्कुल व्यर्थ है। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना हो। कहाँ से बोला? टोक्यो रेडियो से। हालांकि इंडिया रेडियो की स्थापना की थी जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने, हिंदुस्तान रेडियो की, लेकिन ये कहाँ से बोल रहे हैं? 13 जून 1943 को टोक्यो रेडियो से। फिर क्या होता है, जून में आते हैं, फिर 2 जुलाई में सिंगापुर पहुंचते हैं और यहीं पर वो किसकी कमांड ले लेते हैं? INA की कमांड ले लेते हैं, जो आज़ाद हिंद फौज है। और फिर प्रफुल्लित रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। अब यहाँ आज़ाद हिंद फौज और INA और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग दोनों मर्ज होकर किस में आ गई? आज़ाद हिंद फौज में। और लीडरशिप कौन है अब? रास बिहारी बोस की जगह है सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि कैप्टन जो तोजोत प्रधानमंत्री थे वो सुभाष चंद्र बोस से इतने प्रभावित हुए कि मतलब कि हम आप पे तो भरोसा कर सकते हैं और किसी पे नहीं। इसलिए रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह पर्दे के पीछे चले गए और मेन फ्रंट लीड पे कौन आ गए? सुभाष चंद्र बोस। और ये कौन सी जगह पर हुआ है? कैथी बिल्डिंग की जगह है सिंगापुर में, वहां पर। तो 4 जुलाई 1943 को 46 वर्ष की उम्र हो गई सुभाष चंद्र बोस की। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस देखो कैप्टन क्या बनाते हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, यानी कि भारतीय की स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। और इस सरकार को 11 देशों ने मान्यता दे दी और स्वयं प्रधानमंत्री बने। और एक कॉन्फ्रेंस होता है ग्रेटर साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस नवंबर, और यहाँ पर दूसरे देशों ने कहा कि हम भारत की इस आज़ाद हिंद सरकार के साथ हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। तो वो यही चाहते थे कि किसी तरह भारत को ब्रिटेन से मुक्त कराया जाए। दूसरी तरफ 5 जुलाई, अब इनको आश्वासन मिल गया, अब उनमें जोश भरा, क्योंकि वो वक्ता तो थे भाई, भाषण देने में नंबर 1 थे। तो 5 जुलाई 1943 को वो बोलते हैं दिल्ली चलो का नारा देते हैं। कहाँ से? सिंगापुर से। दिल्ली चलो, यानी कि अब हमें दिल्ली जाकर ही रुकना है क्योंकि हमारी मंजिल क्लियर है। ऐसे ही आपकी भी मंजिल क्लियर होनी चाहिए। आपका व्यू, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल स्पेसिफिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो सुभाष चंद्र बोस जी का गोल 1920 से ही क्लियर था। 1920 और 43 कितने साल? 23 साल। 23 साल से बंदा एक ही काम में लगा हुआ है और हम यहाँ 3 साल नहीं रुक सकते, और चाहिए हमें पूरा अमेरिका जैसा देश, है ना? तो ये दिक्कत होती है। तो एक पैशन देखो, 23 साल से बंदा घूम रहा है देश, बंदा बोला मेरा दिमाग खराब हो गया। महान व्यक्ति तो सुभाष चंद्र बोस जी 23 साल तक देश के लिए घूम रहे हैं, आजादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कितने खुशनसीब हो तुम लोग कि तुम्हें वो आजादी बैठे बिठाए मिल गई, और यहाँ पर बोलते हो कि राइट टू स्पीच नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट टू वुमेन नहीं है। बोलना आसान है बेटा, करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेताजी ने क्या किया देखो, गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद 21 अक्टूबर 1943 बन गई। अब प्रेसिडेंट कौन थे? स्वयं तो ही प्रेसिडेंट थे, ये समझाने के लिए आपको बताया। स्वयं ही आर्मी चीफ बने, स्वयं ही प्राइम मिनिस्टर बने। तो आपसे कुछ पूछा आ जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? नॉर्मली सभी बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू, लेकिन ये तो 11 देशों ने पहले ही मान लिए थे 21 अक्टूबर 1943 को। तो कई बार यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। यूपीएससी में पूछ लें तो घबराना नहीं है, लेकिन जरा संवैधानिक रूप से तो जवाहरलाल नेहरू बने थे पहले प्रधानमंत्री, लेकिन प्रयासों के तहत देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू से पहले हमारे सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं। 11 देश उसको मान्यता देते हैं और वही पहले क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। और खुद के पसंद क्या लिखा? युद्ध अभ्यास, मिनिस्ट्री ऑफ वार एंड फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने अपने पास रखी, यानी कि खुद ही मंत्री रहे। अब यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बने AC चटर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग प्रचार विज्ञापन का काम दिया SC अय्यर को, और वुमेन ब्रिगेड बनाए लक्ष्मी जी स्वामीनाथन, यानी कि जो महिलाएं बंदी थी। एक बार पता है क्या हुआ? 1945 में तो मामला ही गड़बड़ हो गया था। 1944 में
थोड़ी सी हालत खस्ता हो रही थी, रसद सामग्री पहुंचाना और युद्ध में लीड करना एक बहुत सिस्टम अलग होता है। तो जब मामला थोड़ा सा डाउन होने लगा तो जापान के जो सैनिक अधिकारी थे वो बोले कि सुभाष जी भाग जाओ, छोड़ दो, आप बहुत मुश्किल सिस्टम लग रहा है, ब्रिटेन गवर्नमेंट को नहीं हरा पाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उसको अनसुना कर दिया और वो कई किलोमीटर तक महिला ब्रिगेड के साथ पैदल चले और उनसे बात की, उनको प्रेरित किया, यानी कि घबराए नहीं। और जो लक्ष्मी स्वामीनाथन थी उनको भी प्रेरित किया और जो महिलाएं थी उनको भी प्रेरित किया पैदल चलते हुए। इसको बोलते हैं व्यू क्लियर होना, ठीक है, किसी के कहने से नहीं। आपको कोई बोल दिया नहीं तेरा तो आईएएस क्लियर ही नहीं होगा तो जब तेरे में तो दम ही नहीं है तो तुम्हारे प्राण पे घेरू निकल जाएंगे। बोलने दो किसी को, कहने दो कुछ भी, अपने लक्ष्य पे नजर रखो और चलते रहो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अब 21 अक्टूबर आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर बनते हैं वो, और डिक्लेयर वार अगेंस्ट ब्रिटेनिया 23 अक्टूबर को ही ब्रिटेन के खिलाफ वार डिक्लेयर करते हैं। अब उसने क्या बनाए, देखो एक सबसे पहले फर्स्ट क्या नाते सुभाष ब्रिगेड, शहनवाज खान की, सुभाष जी तो सारा चीज कर रहे थे, उस ब्रिगेड को फिर पीछे से लीड कौन कर रहे थे, शहनवाज खान। सेकंड ब्रिगेड बनाई महात्मा गांधी, थर्ड ब्रिगेड बनाई अबुल कलाम आजाद, फोर्थ ब्रिगेड बनाई नेहरू। ये क्रम से है, क्रम लगाना आ जाए तो गड़बड़ नहीं होगी। और लास्ट में एक बहादुर ग्रुप बनाया था कर्नल शौकत आयात के नेतृत्व में। ये बहादुर ग्रुप का मतलब क्या था, देखो बहादुर ग्रुप क्या है, इसका मुख्य काम था कि जो एनिमी लाइन है यानी कि दुश्मन है उनको, अब सीधी हमारी टुकड़ी तो अटैक थोड़ी करेगी, पहले ये स्पाई या इंफॉर्मेशन लेने वाले भेजे जाते थे, उसको बहादुर ग्रुप कहा जाता था। तो ये बहादुर ग्रुप क्या करते हैं, आगे जाते हैं, रेडियो पर इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाँ जी ग्राउंड क्लियर है, ये कंडीशन, उसके बाद ये ब्रिगेड आगे जाएगी। यही तो प्लानिंग होती थी जाके। दूसरा क्या है, एक ट्रेनिंग स्कूल था और एक आजाद स्कूल था। अब ये आजाद स्कूल क्या था, आजाद स्कूल क्या था बच्चों, आजाद स्कूल में तो क्या था, जो वॉलेंटियर सैनिक थे उनको ट्रेंड किया जाता था जो अपनी इच्छा से भर्ती हुए थे। और जो ट्रेनिंग स्कूल था इसमें जो आईएनए के प्रोफेशनल सैनिक थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनको ट्रेन किया जाता था। तो दोनों अलग अलग थे, एक ट्रेनिंग स्कूल और एक आजाद स्कूल, ठीक है। और एक था टोक्यो बॉयज। ये टोक्यो बॉयज क्या है, टोक्यो बॉयज का मतलब क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 45 एक यूथ का ग्रुप बनाया था जो हर जगह मोटिवेशन का काम करते थे। उसको नेताजी ने नाम दिया था 45 युवाओं का समूह टोक्यो बॉयज, यानी कि जो फटाफट कनेक्टिविटी करें, सारी ब्रिगेड का काम संभालें, या जहां भी जहां इंफॉर्मेशन देनी है, जहां रसद सामग्री पहुंचानी है, तो युवा व्यक्तियों का या युवा सैनिकों का जो एक ग्रुप बनाया था उसको सुभाष जी ने क्या बोला था, टोक्यो बॉयज। दूसरी तरफ आपका ये वही है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एससी मुखर्जी जो बताया था अभी मैंने सही, एक यहाँ पे थी वुमेन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नाम से झांसी की रानी रेजिमेंट जिसमें महिलाएं थी, यानी कि देश के अंदर, अब यहाँ स्टेटमेंट आ जाए, एक स्टेटमेंट दे दे कि आईएनए के अंदर महिलाओं का योगदान नगण्य था, बशर्ते एक महिला रेजिमेंट थी, सिर्फ नाम की रेजिमेंट थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, महिला सैनिक भी थी, महिला रेजिमेंट भी थी, और लक्ष्मी स्वामीनाथन जो बाद में लक्ष्मी सहगल बनती हैं उन्होंने इसको लीड किया था। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट है, अब देखो आजादी की जो गतिविधियां हैं वो हमें पता है कि भाई यहां तक पहुंच गई थी हमारी। ये आपका क्या था, आज तो ये आपका इस टाइप से है, और हमें पता है कि ये एरिया जो है ये क्या है, ये सारा बर्मा है। तो बर्मा में यहाँ तक आपकी इरावदी नदी है, यहाँ तक चलते चलते, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले आपके कहाँ पर आती है आपकी आईएनए की पहुँच, ये क्रम वाइज लिखा रखा है। 30 दिसंबर 1943 को पहले कहाँ पहुँचते हैं, अंडमान जिसको नाम देते हैं शहीद द्वीप, फिर कहाँ पहुँचते हैं स्वराज यानी कि निकोबार के अंडमान निकोबार में वो पहले पहुँचते हैं और उनका नाम क्रमशः रखते हैं शहीद दिवस स्वराज्य द्वीप दोनों का, यानी कि अंडमान और निकोबार। अंडमान का नाम क्या है, शहीद दिवस शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम क्या है, स्वराज्य द्वीप। फिर वो 18 मार्च 1944 को कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर नागालैंड और कोहिमा, यानी कि आपके असम से इधर नागालैंड और मणिपुर के आसपास इधर यहाँ इस एरिया में पहुँच कर कोहिमा इम्फाल पहुँचते हैं। और 21 मार्च 1944 को यहाँ पर किन नारों की गूंज होती है, किन नारों की गूंज होती है, दिल्ली चलो नारों की गूंज होती है। और शहीदी दिवस
कब बनाया? 22 सितंबर 1944 को। और 6 जुलाई 1944 को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ, बहुत ज्यादा, कि कहां से रेडियो पर संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता को वो रंगून रेडियो से संबोधित करते हैं कि भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध पर हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो राष्ट्रपिता जी ने भी कहा, यानी कि यहाँ पहली बार वो राष्ट्रपिता कह के बोलते हैं। तो गांधी जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया और उन्हें कि हम भी कामनाएं करते हैं। दूसरी तरफ भारत के अंदर अलगतियां चल रही थी और यहाँ पर जो खुश होकर शहीदी दिवस मनाते हैं कि हमारी जो सेना थी आईएनए वो आगे बढ़ती जा रही थी 1944 तक। और 22 सितंबर को क्या बोलते हैं? हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह स्वतंत्रता की देवी की मांग। यहाँ पर वो शहीदी दिवस में नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे को लेते हुए सभी लोग कहाँ पहुंच गए? इन आइलैंड पे। और इसी जगह शहीद आपका कोहिमा और इम्फाल, यानी कि पहले वो कोहिमा में आते हैं, ध्यान रखना, नागालैंड में, और फिर इम्फाल में आते हैं 21 मार्च, यानी कि ये 18 मार्च की बात है और ये 21 मार्च की बात है। तो थोड़ा ही गैप है, ज़्यादा कोई खास गैप नहीं है, लेकिन फिर भी क्रम लगाना आ जाए तो गैप तो एक दिन का ही होता है, तो फिर भी 3 का, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आज़ादी के लिए वो क्या कहते हैं? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, रुको मत, ये मोटिवेट करने के तरीके होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब 1945 में एक बातें चल रही थी, तो आपको पता है कि भी पर्ल हार्बर पर अटैक होता है जापान का, अमेरिका के एक जहाज पर, उसमें कुछ सिविलियन भी थे, तो अमेरिका बौखला गया। और 6 अगस्त को अमेरिका ने क्या किया? हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त 1942 को क्या किया? नागासाकी पर परमाणु बम का अटैक कर दिया। और उसके कारण जापान की थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई। और हालत ख़राब हो गई तो हमें पता है कि रसद सामग्री मिलना, बैक मिलना, पीछे से सहायता मिलना, वो रुक गई। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवरलैपिंग, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पकड़ जो है भारतीय सेना आईएनए के ऊपर ज़्यादा होने लगी। और लास्ट में रिजल्ट क्या रहा कि हमारे जो ट्रूप हैं लगभग 12,000 ट्रूप पकड़े गए और कुछ ने सरेंडर कर दिया, पहुंचा दिया। वो 12,000 जो कहाँ रखे गए थे सैनिक आईएनए के? बहादुरगढ़ दिल्ली के पास, पूना में, कलकत्ता में, मुल्तान में, ऐसे जगह पर इन जो उनको डिटेंशन कैंप में रखा गया। और हर हफ्ते 600 की संख्या में उनको छोड़ा गया। उन्हीं में मैंने बताया था कि मेरे दादाजी है वो पता नहीं कहाँ भटकते भुटकते 1955 में पहुँचे, कहाँ 1945, कहाँ 1955। तो 10 साल वो बाहर रहे घर से। जब आए तो हमारे गांव में भी एक खुशी की लहर आई कि भी हमारा जो बंदा है, व्यक्ति है घर का, वो जिंदा है। फिर उन्होंने किस्से बताए थे कैसे कैसे देश के लिए लड़े हैं। तो हम खुशनसीब हैं, हमें उन लोगों से बात करने का मौका मिला जो आईएनए में भर्ती थे। ठीक है, अब आईएनए के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर मुकदमा चलता है लाल किले में। ये फेमस ट्रायल है हमारी, नवंबर 1945 से मई 1940 तक 4 ट्रायल चलती हैं बच्चों। तो वो 3 व्यक्ति थे, कर्नल सहगल और दूसरे गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल थे ये, और शहनवाज खान। इन तीनों को अभियुक्त माना जाता है, एक्यूज माना जाता है इंडियन नेवल एक्ट 1912 के तहत। फिर उनके खिलाफ जो है वकील हमारे आते हैं उनके लिए पक्ष में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और पूरे देश के अंदर, क्योंकि अखबारों में सुभाष चंद्र बोस को दिखाया जाता था शिवाजी के साथ और महाराणा प्रताप के झंडों के साथ, सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीर छपने लगी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस आए नहीं, अभी तक वो मिसिंग हैं, पता नहीं कहाँ हैं, अभी तक कयास लग रहे हैं। फिर भी पूरे देश में गांधी नेहरू पर्दे के पीछे हो गए थे, तिलक पर्दे के पीछे हो गए थे। सारे देश में क्या छा रहा था? सुभाष सुभाष सुभाष, समझे। अब इनका, अब ये 4 महान वकील, हालांकि आसफ अली भी थे इनमें, लेकिन मेन इन चारों को था। इनमें हेड कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। इन चारों ने मिलकर ये वकालत की। और लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त हमारे क्या बन गए थे? वायसराय। तो लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में समझौता होता है। जवाहरलाल नेहरू कहता है कि सर इनको मिसलीड कर दिया था, इनको पता नहीं था। तो वकील तो अपने तर्क देंगे भाई, इसलिए ये गए तो थे भारत की ब्रिटिश सेना का भंग बनकर, लेकिन इनको मिसलीड या बहकाया गया, इसलिए पता नहीं था इनको ये किसकी तरफ लड़ रहे हैं। फिर भी पता तो सबको था, लेकिन तर्क तो देगा ही वकील तो अपने। अब लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच एग्रीमेंट होता है कि हम इनको आज़ाद कर देंगे, लेकिन कभी भी ये इंडियन नेशनल आर्मी के अंग नहीं होंगे। ये वो इंडियन नेशनल आर्मी नहीं है, यहाँ इंडियन आर्मी जो है हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसके ये कभी भी पार्ट नहीं बनेंगे। नेहरू बोलते हैं ठीक है, इसके कभी पार्ट नहीं बनाएंगे। इन तीनों को फिर
खाली इस समझौते से नहीं था, पूरे देश में आग लगी हुई थी, लाल किले को पूरा घेर रखा था और लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था अगर इनको फांसी की सजा दे दी तो तुम में से कोई भी यहाँ पर से जिंदा नहीं जाएगा लाल किले से बाहर, क्योंकि पूरी जनता की भावनाएं के साथ जुड़ी हुई थी। इसको बोलते हैं जन चेतना। राष्ट्रीय आंदोलन की जो गाड़ी महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी उसमें भ्रष्ट यानी कि नाइट्रोजन क्रायोजेनिक इंजन लगा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। और जब नाइट्रोजन वाला इंजन लगता है तो स्पीड, हाइड्रोजन वाला इंजन लगता है स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो वो इतना फैल गया कि इनके पास इलाज नहीं था अलग करने का, क्योंकि दूसरा और क्या देख लिया था, जो हमारी रॉयल इंडियन नेवी आर्मी थी मुंबई में, रॉयल इंडियन नेवी, उसमें भी विरोध हो गया था और वो भी काबू में नहीं आ रहे थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गया था कि भाई अब भारत के ऊपर राज करना मुश्किल है। तो तब तक सुभाष चंद्र बोस जी की अभी कोई खबर नहीं आई थी, कहाँ थे। लास्ट में क्या आता है बच्चों, अब खबर मिलती है 23 अगस्त 1945 को कि ताइको हवाई अड्डे के ऊपर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो उसके बारे में पता चला कि उन्होंने घोषणा कर दी जापान की सरकार ने कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आज ये ताइको हवाई अड्डा जो है ना, ताइको, ये ताइवान में है, ताइपे के पास। बाद में फिर 14 सितंबर 1915 नेताजी की अस्थियां टोक्यो के रणकोजी मंदिर में रखी गई, आज भी वहीं पर हैं और ये वहाँ के पुजारी इसको सुरक्षित रखे हुए हैं। अब ये 1956 में भारत सरकार ने ताइवान में पता करवाया तो ताइवान सरकार ने कह दिया कि हमारे देश में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई विमान की। तो आज भी ये रहस्य है कि सुभाष चंद्र बोस जी गायब हुए, गायब करवाए गए या क्या मामला था, उसमें मैं दो घटनाएं आपको अलग से बता देता हूँ। एक तो क्या था कि जब ये आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियां चल रही थी तो जब महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा हिंसक गतिविधियों से कोई योगदान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये कर रहे हैं वो खुद जिम्मेदार हैं, हम इसके साथ नहीं हैं, ये महात्मा गांधी के बयान है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिटर्न में दिया कि आज़ादी के बाद जैसे ही सुभाष चंद्र बोस हमें मिलेंगे हम युद्ध अपराधी के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको सौंप देंगे। तो हो सकता है ये बात रही हो तो सुभाष जी सामने न आए हों। अब तो ये इतिहास के गर्त में छुप गया बच्चों, इसके बारे में डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि रियल में क्या घटित हुआ होगा। हाँ, जैसे ही सुभाष चंद्र जी बोस की 18 अगस्त 1945 की मृत्यु की बात आती है घटना, तो तुरंत गांधी की स्टेटमेंट आती है कि सुभाष जी का योगदान बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम इनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अरे भाई ये बताओ, अभी तक तो आप कह रहे थे कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इस गतिविधियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मानते हैं और हम इसके समर्थन में नहीं हैं, लेकिन जब देखा कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो नहीं है, तब वो पूरी आपने प्रसिद्धि अपने साथ जोड़ ली कि उसके बलिदान को, हम सुभाष जी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। गांधी और नेहरू दोनों मिल गए और दोनों ने उस पूरी एक माहौल को अपने साथ अटैच कर लिया। ये जो आलोचक हैं जो गांधी के और नेहरू के, वो या कई किताबों में हमने भी खुद पढ़ी है कि गांधी जी ने तुरंत टर्न करके क्या कर दिया कि उनके आंदोलन का, उनका बलिदान का व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चलो वो तो एक इतिहास की बात है। अब 1956 में और 1977 में दो आयोग बनाए कि भाई सुभाष चंद्र बोस का पता करें। 99 में मनोज कुमार मुखर्जी के नाम से मुखर्जी आयोग बनाया, इन्होंने भी तसल्ली की, लेकिन 2005 में इन्होंने रिपोर्ट दी मुखर्जी आयोग ने कि कहा कि भाई ताइवान में उस वक्त कोई घटना नहीं हुई थी और ऐसा कहीं नहीं मिलता कि कोई हेलीकॉप्टर कोई घटित हुआ हो या कोई एरोप्लेन की घटना हुई हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं आता। अब थोड़ा सा हम बता देते इनके बारे में। देखो, शुरू में कहा था ना मैंने, आबिद हुसैन, ये थे आबिद हुसैन हैदराबाद के व्यक्ति जिनकी माताजी के बारे में मैंने शुरू में बताया था कि क्रांतिकारी थी। ये 1920 में ही जा चुके थे जर्मनी में और वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। 1931 में इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे थे। अब वो स्टडी करते करते इनको सुभाष चंद्र बोस जी से मीटिंग होती है तो आज़ाद हिंद रेडियो के में इन्होंने योगदान दिया। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी लिखी है, ब्रदर्स अगेंस्ट द राज। द राज का मतलब ब्रिटिश। कौन है? लियोनार्ड अब्राहम। ये कहते हैं कि इनके अनुसार जय हिंद का नारा आबिद हसन ने ही दिया था। अब इसके पीछे क्या कहानी है? अब यहाँ पर एक नरेंद्र लूथर हैं, ये भी अपनी बुक में लिखते हैं लीजेंड ऑफ द हैदराबाद
कि सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा कि भाई कोई बताओ कि हमारी जो आईएनए की जवान इनको हम कैसे संबोधित करें। तो इन्होंने पहले कहा हेलो कह के, हट ये कोई बात है, हेलो हेलो कोई चक्कर नहीं है, कुछ और बोलो। तब इनके दिमाग में आया जय हिंद। जय हिंद, तब से कहते हैं कि जय हिंद का नारा फेमस हो गया। और दूसरा क्या है कि कहते हैं कि इन्होंने ही नेताजी बोला था पहली बार सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी में। सैयद नसीर अहमद अपनी पुस्तक द इमोर्टल में लिखते हैं कि पहली बार सुभाष को नेताजी हिटलर ने नहीं कहा, नसीर अहमद ने कहा। अब देखो इसके बारे में तो एक मैं और बताऊंगा क्या मामला था। अब ये जो नसीर अहमद सफरानी क्यों कहते हैं आपको मैं बता दूं कि जो आईएनए की आर्मी थे उसमें हिंदू भी थे मुसलमान थे। हिंदू चाहते थे कि केसरिया रंग वेशभूषा हो, अंग्रेज मुसलमान चाहते थे कि हरा रंग हो, तो दोनों अड़े रहे। तो आखिर में हिंदुओं ने क्या कह दिया, ठीक है केसरिया को छोड़ दो, हरा ही कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी क्योंकि हमारा जो फौजी का कलर है वो भी डीप ग्रीन ही है। तो आबिद हुसैन इनसे बड़े प्रभावित हुए, अच्छा कोई बात नहीं, हिंदू भाइयों ने अपना केसरिया रंग छोड़ दिया तो मैं अपने नाम के साथ सफरानी लगाता हूँ। तब इन्होंने केसरिया रंग के नाम से सैफ्रोन कलर होता है ना, सैफ्रोन का नाम क्या ले लिया, सफरानी। तब इनके साथ ये सफरानी नाम जुड़ा। और इन्होंने लिखा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, इन्होंने लिखा शुभ 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 चैन की वर्षा बरखा बरसे भारत भाग है जागा। तो ये जनगण मन बन गया सुभाष चंद्र बोस की सेना का। और इसको बनाया था आज़ाद हिंद रेडियो, सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से इन्होंने बनाया मुमताज हुसैन ने, आज़ाद हिंद रेडियो के मुमताज हुसैन ने, और कैप्टन राम सिंह ने इसको कंपोज किया था। तो ये इसका हमारे आईएनए का राष्ट्रगान था। ये इनके बारे में आबिद हसन जी के बारे में कहा जाता है। एक और मानसिकता है, अलग से भी थॉट है, मानसिकता नहीं, कि जो स्लोगन ऑफ आईएनए है जो क्या है, जय हिंद, इसके बारे में कहा जाता है कि जो क्रांतिकारी थे चेम्बाकरण पिल्लई, ये भी हैदराबाद से ही थे और इन्होंने पीएचडी करी थी इकोनॉमिक्स से, बर्लिन में जाकर 1908 में चले गए थे। और ये नेताजी से मिलते हैं वियना में 1933 में। इन्होंने रामचंद्र मौर्य करकरे से मिलवाया। और आप कहाँ इनको संबोधित करते हो, जय हिंद के नाम से संबोधित करते हो। तो एक तरफ इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, एक तरफ आबिद हसन जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जय हिंद का नारा सुझाया था। तो ये तो इतिहास के आईने में है बच्चों, लेकिन फिर भी जय हिंद का मतलब है कि राष्ट्र की विजय हो, देश हमारा आज़ाद हो और हम ब्रिटिश हुकूमत से बाहर आकर अपने सपनों को पूरा करें और देश की आज़ादी में युवा पीढ़ी आगे आने वाली जन्म ले। ये था महान व्यक्ति का एक संस्मरण। कोशिश मैंने की है बच्चों कि सारी बातें जल्दी जल्दी से हम शामिल करें। अब सोचोगे सर इतनी चीज़ें हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब उसके लिए मैं बता देता हूँ, इस क्लास को ढंग से दोबारा देखना। क्वेश्चन कैसा आता है बच्चों, या तो क्रम लगाना आता है घटनाओं का, या फिर आता है कहाँ कहाँ सुभाष जी शामिल थे, कहाँ कहाँ शामिल नहीं थे। फिर आता है कि कंसेप्ट बेस कि सुभाष चंद्र जी के योगदान को हम गांधी के साथ जोड़ें या नहीं जोड़ें, ऐसे भी मेन क्वेश्चन में बन सकते हैं। या आईएनए न होती तो देश आज़ाद ना होता, एक्सप्लेन करो। तो उसमें हम देखो कभी भी जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें बैलेंस अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। हम किसी के भी योगदान को बच्चों इग्नोर नहीं कर सकते। गांधी नेहरू का अपना योगदान था, सुभाष जी का अपना योगदान था, दोनों में एक बैलेंस बना के आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।